हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का चयनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 फरवरी 2023। 7 फरवरी 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज इस वीडियो में कवर किए हैं। फ्रेंड्स, 6 फरवरी की जितनी भी इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं इस वीडियो में सभी को कवर किया गया है। और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड फैक्ट भी बताए गए हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में एफजीएम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? महिला जननांग विकृति महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया गया है। महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस 6 फरवरी को जागरूकता फैलाने और लोगों को जननांग विकृति के कारण महिलाओं को होने वाली समस्याओं के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार 2003 में यूनिसेफ द्वारा पेश किया गया था। जब यूनिसेफ द्वारा पेश किया गया था तो यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 हुई थी। यूनिसेफ के संस्थापक थे यूएनजीए लुडविक रामचमन लुडविक राज चमन। इसके प्रमुख हैं कैथरीन एम रसेल। और एफजीएम विश्व महिला असहिष्णुता दिवस की थीम थी पार्टनरशिप विद द मैन एंड वॉइस टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड फीमेल जेनेटिक म्यूटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन एसएआई लीडर मीट के छठे संस्करण की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? शंघाई सहयोग संगठन एससीओ लीडर मीट के छठे संस्करण की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन लखनऊ में हुआ है। कहाँ हुआ है दोस्तों? तो इसका आयोजन लखनऊ में हुआ है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी कैग 6 फरवरी 2023 को लखनऊ में छठे शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट एसएआई लीडर मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। कैग कैग गिरीश चंद्र मुर्मू इंटीग्रेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ऑडिट थीम पर चर्चा का नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बैठक का उद्घाटन किया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्था है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 भारत के कैग की संस्था से संबंधित है। कैग की स्थापना 1858 में हुई थी और कैग वर्तमान में कैग के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में काला घोड़ा काला महोत्सव 2023 काला घोड़ा काला महोत्सव 2023 का 23वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो 2023 का 23वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों, ये मुंबई में शुरू हुआ है। काला घोड़ा काला महोत्सव का 23वां संस्करण मुंबई महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। यह एक वार्षिक उत्सव है जो भारत के दक्षिण मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में हमेशा फरवरी के पहले शनिवार से शुरू होता है और इसके समापन हमेशा फरवरी के दूसरे रविवार को होता है। इसे पहली बार 1999 में शुरू किया गया था। उत्सव खंड दृश्य कला, नृत्य, संगीत, रंगमंच, सिनेमा, साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में श्रीलंका ने अपना
अपना कितनेवा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो श्रीलंका ने अपना कितनेवा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो दोस्तों श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 75वां स्वतंत्रता दिवस 2023 में मनाया है। श्रीलंका ने 4 फरवरी 2023 को नमो नमो मठ अ स्टेप टूट्स ए सेंचुरी थीम के तहत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है। कोलंबो में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। फ्रेंड्स, इसकी राजधानी कोलंबो है। कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में एक विशेष सांस्कृतिक कला उत्सव लंकारा लंका का भी आयोजन हुआ। भारत के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसने 1948 में ब्रिटिश औपचारिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है। प्रशासनिक राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। इसके राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री है दिनेश गुटवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहले वीएफएक्स वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन का केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वीएफएक्स वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 2023 में लखनऊ के पहले बीएफएक्स वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया। यह 10 देशों ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब के लिए वीजा आवेदनों की सुविधा प्रदान करेगा। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और प्रति वर्ष 1.2 लाख आवेदनों को समाधित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति बैठक का आयोजन देहरादून में हुआ है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक देहरादून में आयोजित की गई। बैठक उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस संधू की अध्यक्षता में हुई। दूर दराज के गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई और भारत नेट के माध्यम से मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है? तो परवेज मुशर्रफ किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, लेकिन इनका जन्म भारत में हुआ था। यह आज़ादी से पहले भारत में थे और आज़ादी बंटवारे के टाइम में ये पाकिस्तान में चले गए और वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। वह एक 4 सितारा जनरल थे जिन्होंने 1999 तख्ता पलट में सत्ता पर कब्जा करने के बाद लगभग एक दशक तक पाकिस्तान पर शासन किया था। वह मार्च 2016 से दुबई में स्वनिर्वासन में थे और 2007 में संविधान को निलंबित करने के लिए देशद्रोह के मुकदमे का सामना कर रहे थे। राष्ट्रपति के रूप में मुशर्रफ 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ शांति शिखर सम्मेलन के लिए आगरा आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रख्यात पार्श्व गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पार्श्व गायिका वाणी का निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 2023 में, यानी अभी उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से
सम्मानित किया गया था और उनका निधन हो गया है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पार्श्व गायिका बाड़ी जयराम का निधन हो गया है। फ्रेंड्स, आपने अगर हमारी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री की सीरीज नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर लिंक है, आप जाइए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा किसको पद्म विभूषण, किसको पद्म भूषण और किस किस को पद्मश्री दिया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। उन्हें जनवरी 2023 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 3 बार सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्होंने उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात राज्यों में से राज्य सरकार के पुरस्कार भी जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कर्नाटक के तुमकुरु में तुमकुरु औद्योगिक टाउनशिप की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो कर्नाटक के तुमकुरु में तुमकुरु औद्योगिक टाउनशिप की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में तुमकुरु औद्योगिक टाउनशिप की आधारशिला रखी है। 3 चरणों में 84 एकड़ में तुमकुरु औद्योगिक टाउनशिप का विकास चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किया गया है। यह पूरी परियोजना राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे की विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? तो 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले इकलौते जीवित भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो रिकी केज इकलौते जीवित भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें 3 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेंगलुरु के संगीतकार रिकी केज ने हाल ही में तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीत लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजलिस में आयोजित हुए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में स्टीवर्स कोपलैंड के साथ उनके एल्बम डिजाइन टाइम्स के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। रिकी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं और उन्हें पुरस्कार जीतने वाले केवल चौथे भारतीय हैं। उन्हें 2015 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संत रविदास जयंती कब मनाई गई है? तो संत रविदास जयंती 5 फरवरी को संत रविदास जयंती के रूप में मनाया गया है। यह माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह 14वीं शताब्दी के संत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सुधारक थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म वाराणसी में एक मोची के परिवार में हुआ था। एक ईश्वर में विश्वास और अपनी निष्पक्ष धार्मिक कविताओं के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए समर्पित कर दिया और ब्राह्मणवादी समाज की धारणा को खुले तौर पर तिरस्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है शमिका रवि को। शमिका रवि को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक अर्थशास्त्र की प्रोफेसर और शोधकर्ता हैं। वह वर्तमान में बुकिंग्स इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन डीसी में गवर्नेंस स्टडीज प्रोग्राम की अनिवासी वरिष्ठ फेलो हैं। अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद में वर्तमान में एक सदस्य और 6 अंशकालिक सदस्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस ने एमडी और सीईओ डेजिग्नेट के रूप में किसे नामित किया है? तो महिंद्रा फाइनेंस ने एमडी और सीईओ डेजिग्नेट के रूप में किसे नामित किया है? तो फ्रेंड्स किया है राहुल रेवेलो को। राहुल रेवेलो को महिंद्रा फाइनेंस में एमडी और सीईओ डेजिग्नेट के रूप में नामित किया है। महिंद्रा फाइनेंस ने राहुल रेवेलो को प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया है। राहुल रेवेलो वर्तमान में कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं और 29 अप्रैल 2024 को रमेश अय्यर को सेवानिवृत्त होने पर एमडी और सीईओ के रूप में कार्य संभालेंगे। उन्हें इससे पहले एक्सिस बैंक में 19 वर्षों तक की सेवा की, जहां वे कार्यकारी उपाध्यक्ष और रूरल लैंडिंग एंड फाइनेंशियल एक्लूजन के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि 6 फरवरी को मनाई गई है। 6 फरवरी को उनका निधन हो गया था। 6 फरवरी 2022 को उन्हें स्वर कोकिला और भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। वह 1974 में लंदन के प्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में ब्रेन ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली संगीतकार थी। उन्होंने संगीत उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका, 1989 में पद्म विभूषण और 2011 में भारत रत्न का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड में नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो झारखंड में नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो इसकी आधारशिला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर जिले में जसीडीए में 450 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को की यह 5वीं उर्वरक इकाई है। उर्वरक संयंत्र सालाना 6 करोड़ नैनो यूरिया की बोतलों का उत्पादन करेगा और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के किसानों को उर्वरक की आपूर्ति करेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।